हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं कॉमर्स 5 TY BCom सेमेस्टर 5 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर हमने कई सारे मार्केटिंग के टॉपिक्स जो है अब तक कवर कर लिए। उसका आज जो हम करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। कई बार हमने सुना होगा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे जो उसकी रिसर्च होती है वो कितनी डिटेल में होती है। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है बेसिकली इसका एक डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन कहता है कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज उनको हम बुलाते हैं कंज्यूमर। जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, खरीदते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन। याद रखना, कंज्यूमर के डेफिनेशन में पर्सनल कंजम्पशन होना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ खरीदा है लेकिन कंज्यूम नहीं किया है, यू कैन बी अ कस्टमर बट मे नॉट नेसेसरीली बी अ कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो है वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो एक्शंस और डिसीजन मेकिंग जो आपका होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज के लिए, उसे हम बुलाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। एक और डेफिनेशन दिया है जहां पर लोडन एंड बिटा का कहना है कंज्यूमर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एंगेज कर रहे हो किसके अंदर, इवैल्यूएटिंग, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है या नहीं है। एक्वायरिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे खरीदते हो, उसे कंज्यूम करते हो, उसे डिस्पोज करते हो। तो ये सारी एक्टिविटी जो है इसे मिलाकर बनता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। इसे मिलाकर बनता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम जानेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ फीचर्स। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर को एक प्रोसेस बोला गया है। अगर आप देखो तो दोनों ही डेफिनेशन में इसको क्या बुलाया जा रहा है, डिसीजन प्रोसेस, यहाँ पर भी बुलाया जा रहा है डिसीजन प्रोसेस। तो फीचर जो है वो डराइव होता है उसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हमको कहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि बाइंग डिसीजन से रिलेटेड होता है। किसके बाइंग डिसीजन से? कस्टमर्स के। Now the buying process consists of following steps। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होता है, इसका स्टार्टिंग स्टेज क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कि उसकी नीड होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने की नीड होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन सर्च रिलेटिंग टू दी प्रोडक्ट। अब आपके पास अगर नीड है, ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसको खरीदने के लिए आप क्या करोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, पता लगाओगे। लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स। अब उसके साथ साथ क्या कोई ऑल्टरनेटिव ब्रांड भी अवेलेबल है मार्केट में? आप सारे ब्रांड्स को क्या करते हो, एवैल्यूएट करते हो। जितने भी ऑप्शंस हैं उनको क्या करोगे, एवैल्यूएट करोगे। कौन से बेसिस पर? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पर। एज ए कंज्यूमर हम हमेशा देखते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और प्राइस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हमको नहीं करना है। अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसके अंदर 10,000 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें वैल्यू भी डिराइव, यूटिलिटी भी डिराइव होना ज़रूरी है। उसे हम बुलाते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक बार हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर दिया, उसके बाद हम अपना परचेज डिसीजन बनाते हैं एंड देन लेटर ऑन हम अपना पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन करते हैं। कौन करता है ये? मार्केटर करता है। क्या करता है? पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन का मतलब खरीद लेने के बाद अब कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है हमारे ब्रांड की तरफ, अब उसका फीडबैक क्या है हमारे ब्रांड की तरफ। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस जो है वो रन होता है। फिर आता है हमारा इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे इन्फ्लुएंस होता है। देखो, हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस हमेशा होता है। सिमिलरली कंज्यूमर बिहेवियर, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले हमारा जो बाइंग डिसीजन है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? बाइंग डिसीजन का इन्फ्लुएंस होना यानी कि या तो आप किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे या तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। तो दोनों ही सूरतों में आप क्या कर रहे हैं, एक
डिसीजन लेते हैं, तो ये डिसीजन आपने कौन से बेसिस पर लिया है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसने आपको इस डिसीजन लेने पर इन्फ्लुएंस किया है या फिर मजबूर किया है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, वन बाय हम सबको समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा मार्केटिंग फैक्टर्स, यानी मार्केटिंग फैक्टर्स में हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग आते हैं। उसके अंदर आएगा हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, प्रोडक्ट का प्राइस अफोर्डेबल है, क्या उसकी प्रमोशन हमको इंड्यूस कर पाई है, हमको अट्रैक्ट कर पाई है, और फाइनली उसका प्लेस यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये हैं हमारे मार्केटिंग फैक्टर्स। फिर आते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर्स, जहाँ पर हमारे एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, इन सब का इन्फ्लुएंस भी हमारे बाइंग डिसीजन पर होता है। फिर आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, किसी चीज़ को खरीदना है तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, किस तरीके का एटीट्यूड हम फॉर्म करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। फिर आते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, जहाँ पर फिजिकल और सोशल सराउंडिंग जो है खरीदने के वक्त क्या करती है, हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। अभी आप गए हो किसी स्टोर में एक मोबाइल खरीदने के लिए, आप उस स्टोर के आसपास के फिजिकल सराउंडिंग्स को और कितने लोग आते हैं वहाँ पर स्टोर पे मोबाइल खरीदने, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपना बाइंग डिसीजन जो है वो बनाते हैं। सोशल फैक्टर्स जानिए कि हमारे सोशल स्टेटस और रेफरेंस ग्रुप्स की यहाँ पर बात होती है, तो जो हमारा सोशल स्टेटस है उसके बेसिस पर हम अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं। कल्चरल फैक्टर्स, जहाँ पर हमारे रिलीजन, रीजन जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बाइंग डिसीजन में। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है बच्चों, याद रखना डिफरेंट कंज्यूमर का डिफरेंट बिहेवियर होगा, कभी भी सारे कंज्यूमर्स का एक कॉमन बिहेवियर नहीं होगा, फॉर द सिंपलेस्ट रीज़न दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो उनका बिहेवियर भी जो होगा, बाइंग डिसीजन भी होगा, वो कोई अलग ही फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, इसीलिए उनके बिहेवियर्स भी क्या है यहाँ पर डिफर करते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस है कंज्यूमर के बिहेवियर में, इसके लिए इंडिविजुअल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कंज्यूमर का नेचर क्या है, कंज्यूमर की लाइफस्टाइल क्या है, कौन से कल्चर को वो बिलोंग करता है, ये सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर होता है। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल, जहाँ पर कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो शॉपaholic होते हैं, जिन्हें शॉपिंग करना बेहद पसंद होता है, ये हद पार शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जब इन्हें शॉपिंग करना होता है तो ये पैसों को नहीं देखते हैं, या तो अपने फ्रेंड से पैसा जो है वो लेते हैं, अपने रिलेटिव से पैसे लेते हैं, और कई बार अनफेयर इस्तेमाल, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके भी ये क्या करना चाहते हैं, शॉपिंग करना है मतलब करना है, ये इनका बाइंग बिहेवियर होता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर उन्हें लगता है मुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी है किसी चीज़ को खरीदने में, तो बावजूद इसके कि कई सारा पैसा है फिर भी वो अपने परचेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं होने देते हैं। तो अलग अलग कंज्यूमर्स के अलग अलग बाइंग पैटर्न होते हैं। देन वी हैव डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो अलग अलग बिहेवियर होता है, उसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी आपका बाइंग डिसीजन जो है वो डिफर करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देयर आर सम consumers who may buy more quantity of certain items and very low or no quantity of some other items। कुछ लोग होते हैं जो किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ उन्हें लगता है 1 या 2 पीस भी अगर हमने ले लिया तो दैट शुड बी इनफ फॉर अस। एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेंड किसके ऊपर करेंगे, सबसे ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपने क्लोथिंग के और अपने एक्सेसरीज़ के ऊपर। हालांकि ये वो बच्चे हैं जो कि बुक्स के ऊपर, जनरल रीडिंग के लिए जो बुक्स होती है जो उनके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो बुक्स के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, उनके लिए खर्चा जो है वो ज़रूरी होता है क्लोथिंग और एक्सेसरीज़ के ऊपर। A middle-aged person may spend less on clothing but may invest some money in savings, insurance schemes, पेंशन स्कीम्स एंड सो ऑन। अब जो मिडिल एज्ड हैं वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा खर्चा अपने कपड़ों पर ना करते हुए मुझे इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए ताकि मेरे बाद मेरी फैमिली की सेफ्टी जो है वो सिक्योर रहे। उसी के साथ साथ मुझे इंश्योरेंस के अलावा पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी कुछ सेविंग्स बना कर रखनी चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसीज़ के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बाइंग बिहेवियर होता है। Then we have it varies across region। अब रीजन टू रीजन, स्टेट्स टू स्टेट्स, कंट्री टू कंट्री भी क्या होता है, बाइंग बिहेवियर जो होता है वो डिफर कर सकता है। जैसे कि अर्बन कंज्यूमर्स का बाइंग बिहेवियर है वो रूरल कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में क्या होगा, हमेशा अलग होगा। रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं अपने बाइंग बिहेवियर में, और रूरल कंज्यूमर्स जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10 बार सोचेंगे।
कि इतना पैसा खर्चा करने की हमको ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन वही अर्बन कंज्यूमर्स जो है मैं बाय इवन विद बैंक लोन्स, लग्जरी आइटम अगर उनको ख़रीदना है तो कार को वो लोन पर भी लेकर खरीद सकते हैं, घर खरीदना है तो लोन पर भी लेकर खरीदेंगे। ये उनका बाइंग बिहेवियर है, उनका बाइंग पैटर्न है। अगर उनको ज़रूरत लगती है तो वो खरीदते हैं, विच इज़ नथिंग रॉन्ग। जहाँ पर क्या होता है, रीजन टू रीजन हमारे कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर डिफर करते हैं। Also across the states, regions and countries, consumer behavior may differ depending upon the upbringing. आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है, कितने सक्सेसफुल हो करियर में, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर को। देन दिस इज़ वाइटल फॉर मार्केटर्स। मार्केटर्स के लिए जो है कंज्यूमर बिहेवियर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये सारे फैक्टर्स को जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि कंज्यूमर को ट्रिगर करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एनेबल्स मार्केटर्स टू टेक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजन। यानी कि कुछ कंज्यूमर्स जिनको क्लोथिंग और एक्सेसरीज में स्पेंड करना है तो डेफिनेटली वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में ही जो है वो अपना पैसा खर्चा करेंगे। तो हम इनके लिए क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा प्राइसिंग तो ज़्यादा नहीं रखेंगे लेकिन प्रोडक्ट डिज़ाइन और मॉडल पे काम करेंगे। दूसरा, इसका जो प्रमोशन है वो बहुत स्मार्ट तरीके से करेंगे। यानी मार्केटर जो है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के बाद में क्या करते हैं, अपने ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर और अच्छे से काम करते हैं ताकि हमारा सेल्स बढ़ जाए। सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इससे हमारे सारे स्टेक होल्डर्स खुश रहेंगे। देन इट रिफ्लेक्ट्स स्टेटस। कंज्यूमर बिहेवियर जो है इट इज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेटस ऑफ कंज्यूमर बट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड। अच्छा, कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रोडक्ट को जब कंज्यूमर खरीदता है तो इतना याद रखना, सिर्फ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं खरीदता है, वो ये भी सोचता है खरीदने के बाद मैं अपना स्टेटस मेंटेन कर सकूं। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद अपने स्टेटस को डेफिनेटली क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। Those consumers who own luxury cars, watches and other items are considered by others as persons of higher status. अब वो कंज्यूमर्स जो कि लग्जरी कार्स ओन करते हैं, वॉचेस जिनके पास होती है, ऐसे महंगे आइटम्स होते हैं, वो हमेशा अपने स्टेटस को क्या करेंगे, स्टेटस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लग्जरी आइटम्स ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड टू दी ओनर्स। तो इससे ओनर्स को एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो फील होती है। रिजल्ट्स इन स्प्रेड इफेक्ट। अच्छा, अब ये स्प्रेड इफेक्ट का मतलब होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो थोड़ा बहुत कंटेजियस भी होता है। कंटेजियस का मतलब जो आसानी से स्प्रेड होता है। कई बार हमने किसी वॉच को ख़रीदा, अब वॉच को ख़रीदने के बाद क्या होता है, हमारे आसपास के जितने भी लोग, अगर एक बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ही ट्रेंडिंग वॉच चल रही है, तो उसको देखकर क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स या हमारे सोशल ग्रुप भी उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट। यानी कि आपने ख़रीदा तो आपको देखकर और 4 लोग इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। Now, for instance, a customer may always prefer to buy premium brands of clothing, watches and other items, जैसे कि Nike, Van Heusen, Pierre Cardin। ये सारे प्रोडक्ट को अगर ऑलरेडी किसी ने खरीदा तो उसको इससे इन्फ्लुएंस होकर हर बार देखा, अगर ये इंसान इसी तरीके के कपड़े पहनता है, इसी ब्रांड्स को प्रेफर करता है, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर दूसरा इंसान भी वही करेगा। दिस में इन्फ्लुएंस सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, नेबर, कलीग्स एट वर्क प्लेस टू बाय द प्रीमियम ब्रांड्स। अब इसको देखकर क्या होगा, कुछ उसके फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स भी क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई मार्केटर्स यूज सेलिब्रिटीज़ टू एंडोर्स देयर ब्रांड्स। तो ये एक रीज़न है कि क्यों मार्केटर्स जो है सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड को एंडोर्स करने, क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ के थ्रू ये जो स्प्रेड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटीज़ के थ्रू और ज़्यादा स्प्रेड होता है। The next feature that we have is it improves the standard of living. Consumer buying behavior क्या करता है, हमारे standard of living को और ज़्यादा improve करता है। कैसे? The more a person buys goods and services, जितना ज़्यादा goods and services को purchase करेगा उतना ही हर एक product की उसके पास availability होगी, तो उसकी standard of living में क्या आएगा, improvement आएगा। It undergoes change. Consumer behavior एक चेंज के थ्रू गुजरता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन चेंजेस इन एज, एजुकेशन एंड इनकम लेवल।
फॉर एग्जाम्पल किड्स में प्रेफर कलरफुल ड्रेसेस, ओके, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होते रहता है। बच्चे जो है, जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे, आप कलरफुल कपड़ों को प्रेफर करते थे। जब आप बड़े हो गए एज टीनेजर और यंग एडल्ट तो आपने थोड़ा सा ट्रेंडी क्लोथ्स को अपनाना शुरू कर दिया। मिडिल एज्ड और सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, मोर ऑफ सोबर क्लोथिंग प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर जो है, जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपके लाइफ के स्टेजेस में चेंज आते हैं, आपके बाइंग बिहेवियर में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम देखेंगे ऐसे क्या फैक्टर्स है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको हमने अभी अभी शॉर्टकट में देखा था, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग फैक्टर्स की तो यहाँ आते हैं हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्ट के फीचर्स जो है वो क्या करते हैं, बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। वी हैव प्राइसिंग, तो प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अगर अपर इनकम ग्रुप है तो प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आपने कुछ एक ऐसा प्राइस रख दिया जो कि आपने हर किसी के लिए ओपन नहीं रखा है, सिर्फ प्रीमियम रखा है, उसको सब्सक्रिप्शन वाला रखा है, तो शायद अपर इनकम ग्रुप उसको खरीदने के लिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। एंड वैल्यू प्राइसिंग में अपील टू प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, और वो कस्टमर्स जो कि प्राइस सेंसिटिव है, जिनके लिए जो हर चीज़ में बार्गेन करके नाप तोल कर खरीदते हैं, तो उनके लिए आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होगी वो अलग होगी। देन वी हैव प्रमोशन, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स जो है वो है हमारा पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप। तो ये सारे मार्केटिंग फैक्टर्स है जिससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वी हैव प्लेस, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि कितना एरिया कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स की या लग्जूरियस प्रोडक्ट की, अगर आप देखें तो रोलेक्स वॉच आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोकेशन पर, ऐसे प्रेस्टिजियस लोकेशन पर मिलेगी जहाँ पर उनकी टारगेट ऑडियंस रहती है। तो ऐसे आप प्लेस जो एक फैक्टर है मार्केटिंग का, वो कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर बात करेंगे हम अपने पर्सनल फैक्टर की, तो पर्सनल इंडिविजुअल फैक्टर्स की यहाँ बात चल रही है, जहाँ पर सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है बाइंग बिहेवियर के लिए वो होता है हमारा एज। जैसे हमने अभी अभी देखा बच्चे जो होते हैं वो थोड़े फंकी टाइप के ड्रेस जो है वो प्रेफर करते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं ट्रेंडी क्लोथिंग प्रेफर करते हैं, और वही जो मिडिल एज में होते हैं वो थोड़े सोबर क्लोथिंग प्रेफर करते हैं। देन वी हैव जेंडर, तो कुछ कलर्स जो हम डिसाइड करते हैं, बेसिकली पिंक कलर्स को, मोस्टली पिंक और पर्पल को फेमिनिन कलर्स बोला जाता है, जो कि गर्ल्स प्रेफर करते हैं, और लड़के जो है वो मोस्टली ब्लू एंड ब्राउन कलर्स को प्रेफर करते हैं। तो ये जेंडर के बेसिस पर भी हमारे बाइंग डिसीजंस बनते हैं। अब एजुकेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करेंगे, बुक्स के ऊपर करेंगे और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे करेंगे। वही वो लोग जिनका एजुकेशन कम है वो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। इनकम लेवल, तो नॉर्मली हायर द इनकम लेवल हायर इज़ द लेवल ऑफ स्पेंडिंग। जितना इनकम लेवल ज़्यादा होगा उतनी ही स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, जितनी कम इनकम होगी उतनी ही स्पेंडिंग आपकी कम होगी। सोसाइटी में स्टेटस की अगर हम बात करें तो पर्सन्स एंजॉइंग हायर स्टेटस इन द सोसाइटी स्पेंट गुड अमाउंट ऑन लग्जरी आइटम्स, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरी वॉचेस हो गई, प्रीमियम ब्रांड्स हो गए। तो जैसा आपका स्टेटस है उस हिसाब से आप क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। अब आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे, जहाँ पर हम बात करेंगे लर्निंग की। तो लर्निंग जो है वो कब होती है, जब आप कहीं से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हो। इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, जब आपने एडवर्टाइजिंग देखा होगा, पब्लिसिटी देखा होगा, या फिर कई सारे एक्सपीरियंस से भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि एक कस्टमर ने एक नया ब्रांड ऑफ परफ्यूम है खरीदा, अब एक्सपीरियंस किया कि उस ब्रांड को खरीदने के बाद, उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद दैट कस्टमर इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड, तो ही इज़ लाइकली टू बी ब्रांड लॉयल। अब जब मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, डेफिनेटली मैं ब्रांड लॉयल हूँ। जब भी मेरा परफ्यूम मुझे वापस खरीदना होगा मैं उसी पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम खरीदूंगी। देन एटीट्यूड, a tendency to respond in a given manner to a particular situation, object और idea। कंज्यूमर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए या तो पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है दे आर लाइकली टू परचेज अ प्रोडक्ट, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है दे मे नॉट इवन लुक एट योर प्रोडक्ट एंड मे नॉट इवन रिकमेंड योर प्रोडक्ट। देन वी हैव मोटिव। मोटिव क्या है, एक इनर ड्राइव है जो आपको मोटिवेट करती है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए।
Marketers must identify the buying motives of the target customers and influence them to respond positively. तो यानी कि जो भी चीज़ आपको encourage करती है खरीदने या नहीं खरीदने के लिए, तो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देखना है. ये बाइंग मोटिव बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, मार्केटर के लिए समझना, ताकि कस्टमर्स जो है अपने बाइंग मोटिव्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को खरीदे. सम ऑफ द बाइंग मोटिव्स इंक्लूड, अब बाइंग मोटिव्स क्या है, अगर मुझे आईफोन खरीदना है तो प्राइड इन पोजीशन, स्टेटस सिंबल, ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए बाइंग मोटिव्स होगा. लव एंड अफेक्शन अगर रखना है तो उसके लिए मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदना है, उसके लिए मेरे अंदर लव एंड अफेक्शन वाला मोटिव जो है वो होना चाहिए. कंफर्ट एंड कन्वीनियंस अगर मैं अपना देख रही हूँ तो ये सब हमारे बाइंग मोटिव्स है, इंटेंशन है जिसके लिए हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करते हैं. देन वी हैव परसेप्शन. परसेप्शन बेसिकली एक मेंटल इमेज हमारे माइंड में हम किसी चीज़ के लिए क्रिएट करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट जो है एग्जाम्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट समझते हैं एंड दे मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट इंक्लूडिंग परचेज ऑफ न्यू स्टेशनरी लाइक पेन्स, वेयर एज अनदर स्टूडेंट मे बी कैजुअल अबाउट द एग्जामिनेशन एंड देयरफॉर वुड नॉट मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स. परसेप्शन बोलता है कि एक मेंटल इमेज हमारे माइंड में बनी हुई है किसी चीज़ की. यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हुए, एक स्टूडेंट जिसके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज़ की खरीदारी करके सब कुछ तैयार करके रखेगा. पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ों की तैयारी पहले से रखेगा. रात भर याद रखेगा मैंने हॉल टिकट बैग में रखी या नहीं रखी, ताकि नेक्स्ट डे मैं भूल ना जाऊँ. तो वो एग्ज़ाम हॉरर जो है वो बैक ऑफ द माइंड उनके हमेशा चलते रहेगा, इसलिए पहले से सारी तैयारी करके रखेंगे. वही एक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा कैजुअल है, वो एग्ज़ाम में जाकर पेन भी किसी और से मांगेगा, राइट. तो ये उसका कैजुअल एटीट्यूड इसीलिए है क्योंकि वो एग्जाम्स को शायद से सीरियसली कंसिडर नहीं करता है. तो इसे कहते हैं हम परसेप्शन. फिर आते हैं हमारे सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस. जैसे कि फिजिकल सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो जब हम खरीदने जा रहे हैं वो स्टोर का लोकेशन कहाँ पर है, स्टोर कहाँ लोकेटेड है, स्टोर का डेकोर किस तरीके का है, स्टोर का लेआउट क्या है, मर्केंडाइज यानी कि गुड्स वहाँ पर किस तरीके से डिस्प्ले करके रखे गए हैं, ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमारे बाइंग डिसीजन पर होता है. फिर आता है सोशल सराउंडिंग. इट इन्वॉल्व्स द अदर पर्सन्स विद द कस्टमर एट द पॉइंट ऑफ परचेज. यानी कि यहाँ पर अ बार्गेन हंटर शॉपिंग विद एन इम्पेशेंट फ्रेंड मे डू क्विक परचेजेस एंड मे नॉट हैगल ओवर दी प्राइस. तो यहाँ पर हम जिसको साथ में लेकर जा रहे हैं खरीदने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस हमारे बाइंग डिसीजन पर होता है. टाइम फैक्टर. Customers make different decisions depending on the hour of the day, day of the week or season of the year. For instance, customer may shop more on the day of salary. यानी कि जब सैलरी आती है तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट आता है मोमेंटरी कंडीशंस. मूड्स एंड कंडीशन ऑफ द कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेज. खरीदने के टाइम पर हमारा मूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है. अगर हम खुश हैं तो ज़्यादा खरीदारी करेंगे, दूसरों के लिए भी शायद खरीदें. वही अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो दूसरों का तो छोड़ो, हम खुद के लिए भी खरीदना पसंद नहीं करते हैं. देन वी हैव सर्टन सोशल फैक्टर्स. यानी कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है हमारे रेफरेंस ग्रुप का हमारे डिसीजन मेकिंग पर कैसे होता है. जैसे कि रेफरेंस ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर आपके कलीग्स हो सकते हैं, क्लब मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं. They influence values and attitudes of the members. They expose members to new lifestyle. They create pressure to choose certain products. तो हमारे फ्रेंड्स हमारे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. कैसे करते हैं, हमारे वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स जो है वो हमारे कई बार फ्रेंड्स को देखकर या हमारे सर्कल को देखकर आता है. न्यू लाइफस्टाइल अगर कोई जी रहा है वो हमको बोलेगा कि तुम भी हमारी तरह जियो, या आप उसकी लाइफस्टाइल को देखकर इतने इन्फ्लुएंस हो कि आपको भी वैसी लाइफस्टाइल चाहिए. वो आप पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो आपकी सर्कल है वो आप पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही तूने क्या करना है, खरीदना है. देन वी हैव फैमिली. नाउ द फैमिली मेंबर्स इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन. जैसे कि children are well informed about goods and services through media and other sources and therefore they influence the buying decisions of the parents. घर में अगर एक टीवी लाना होगा तो पेरेंट जो है, या फिर एक सेलफोन खरीदना होगा तो पेरेंट को अगर सेलफोन खरीदना है तो आज के बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बड़े ही अपडेटेड रहते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ में. तो बच्चे जो है क्योंकि सोशल मीडिया पर वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपने आप को फ्रेंड सर्कल के थ्रू अपडेटेड रखते हुए अपने पेरेंट्स के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑन दी अदर हैंड जब आप इतने बड़े नहीं हुए कि बाइंग डिसीजन ले लो तो आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स करते हैं. इट इज़ ऑलवेज दी वाइस वर्सा. देन वी हैव रोल्स एंड स्टेटस.
A person performs certain roles in a particular group or organization. जैसे कि a person may perform the role of senior executive in a firm and therefore enjoys higher status. People may purchase a product that conform to their roles and status, especially in case of branded clothes, luxury watches, luxury cars. अच्छा, आपका एक रोल, आपका एक रुतबा, आपका एक स्टेटस है सोसाइटी में, उसके बेसिस पर भी आप प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं. अगर आप बहुत ही सीनियर लेवल ऑफ पोजीशन पर हैं तो मे बी यू गो फॉर बाइंग ब्रांडेड प्रोडक्ट. अगर आप बहुत ही एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, सैलरी भी अच्छी खासी नहीं है, तो मे बी यू मे गो फॉर लोकल प्रोडक्ट्स. देन वी हैव इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर्स. तो हमारे कल्चरल फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस है? हमारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस है. फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड मीट प्रोडक्ट्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टन रिलीजन बट इन सम अदर कम्युनिटीज देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. तो अगर कुछ कम्युनिटीज़ में अल्कोहल को बैन किया गया है, अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए मना किया गया है, या किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेशन एंड मीट के कंजम्पशन को मना किया गया है, तो उनका रिलीजन का इन्फ्लुएंस उनके बाइंग डिसीजन के ऊपर है. सिमिलरली वाइस वर्सा, जहाँ पर अलाउ है वहाँ पर वो सब कंज्यूम करते हैं, तो उनका बाइंग डिसीजन जो है उनके रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है. फिर आते हैं हमारे सब कल्चर. हर एक कल्चर के अंदर सब कल्चर होता है जो कि अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक आइडेंटिटी देता है. जैसे कि कास्ट हो गए, रिलीजियस सेक्शंस हो गए, ज्योग्राफिक रीजन्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, इनका भी इन्फ्लुएंस हमारे बाइंग डिसीजन पर होता है. Now the buying behavior of people belonging to various subcultures may be different. अब buying behavior अलग अलग subcultures वाले लोगों का क्या होगा? हमेशा अलग होगा. इसीलिए मार्केटर्स जो है वो मल्टी कल्चरल मार्केटिंग अप्रोच जो है वो अपनाते हैं. यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर, या फिर रिलीजन के बेसिस पर, या फिर कास्ट के बेसिस पर, कई सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मार्केटर्स क्या करते हैं? ये मल्टी कल्चरल मार्केटिंग अप्रोच को अपनाते हैं, जहां पर दे डिज़ाइन गुड्स एंड सर्विसेज दैट केटर टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सब कल्चर्स. यानी कि ये एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, अब इसको मैं एक धर्म के हिसाब से, एक कास्ट के हिसाब से अलग बनाऊँ, दूसरे के हिसाब से अलग बनाऊँ, नहीं. मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को समझो और ऐसा बनाओ जो सब के लिए कॉमन गोल या कॉमन पर्पस को क्या करता है? सर्व करता है. ये था हमारा बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर का, जो कि इन्फ्लुएंस होता है कई सारे फैक्टर्स से. इसमें पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, और उसी के साथ साथ हमने देखा हमारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि हमारे कल्चरल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, हमारे रेफरेंस ग्रुप यानी कि सोशल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस का भी जो है बाइंग बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, बच्चों ये आपको सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है, इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. जहाँ पर रेफरेंस लिखा है यानी कि वो आपको पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ. बाइंग डिसीजन शुरू कैसे होता है? सबसे पहले आपकी नीड आइडेंटिफाई होती है, यानी कि आपको समझ में आता है कि किसी प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत है, हमको कुछ खरीदना है. जब वो नीड आइडेंटिफाई होती है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ढूंढते हो कि अगर मुझे ज़रूरत है एक नए मोबाइल फ़ोन की, अब कौन सा मोबाइल फ़ोन अच्छा है, उसको मैं क्या करूँगी? इन्फॉर्मेशन सर्च करके ढूंढना शुरू कर दूँगी. अब यहाँ पर सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शन जो है उसको लिस्ट करना शुरू कर दूँगी मेरे नीड के अकॉर्डिंग. एवैल्यूएशन करूँगी अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स का. अच्छा, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने ऐसे सेल फोन्स हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट से क्या होते हैं? मैच होते हैं. उसको मैंने इवैल्यूएट किया, फिर मैंने अपना परचेज डिसीजन बनाया कि फाइनली मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे खरीदना है आईफोन. अब आईफोन खरीदने के बाद मेरा पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या हो गया कि मैं उस आईफोन को ख़रीदने के बाद उसके सारे फीचर्स जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, उसका यूसेज जो मैंने सोचा था वो अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्ट है या नहीं है. तो इफ़ आई एम सेटिस्फाइड और इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, दैट बिकम्स माई पोस्ट परचेज बिहेवियर. तो बस यही है हमारे इस बाइंग डिसीजन प्रोसेस में. रेफरेंस के लिए दिया है, मैं फिर बता रही हूँ, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए आप सिर्फ इस कंसेप्ट को समझ लीजिए. यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो कंप्लीट होता है. मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.